डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के टर्म 2 की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। 26 अप्रैल आपके पास सफिशेंट टाइम है प्रॉपर रिवीजन के लिए। आप जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है उसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और एक एक चैप्टर को रिवाइज करके उस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ कंटेंट तैयार किया है चैप्टर वाइज बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के साथ। जो टॉपिक मैं पहले ले रही हूँ वो है आपका आर एनवायरनमेंट। क्योंकि एक एक टॉपिक काफ़ी लंबा है तो मैंने उसको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। जैसे आर एनवायरनमेंट टॉपिक है तो जो बोर्ड के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स हैं उसमें से एक कॉन्सेप्ट हुआ फूड चेन। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो आपके फूड चेन वाले वीडियो में होंगे। इसी तरीके से इकोसिस्टम पर एक वीडियो, देन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, रोल ऑफ डिकम्पोजर्स एंड अलग अलग वीडियोस, ओजोन लेयर। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको डिफरेंट शॉर्ट वीडियोस में कवर किया गया है। मैं उम्मीद करूँगी कि आप अब एक एक वीडियो के साथ उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हमको आंसर कैसे मेंशन करना है, कैसे लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपका ये तो क्लियर हो ही गया है कि आपका ये पेन पेपर सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, प्रॉपर जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम होता था दूसरे सेंटर पर जाकर। क्योंकि फर्स्ट टर्म में आपको एमसीक्यू था और अपने ही स्कूल में था, आपकी राइटिंग स्किल्स पर अब आपको काम करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, एक वीडियो मैंने पेपर प्रेजेंटेशन यानी आंसर प्रेजेंटेशन के ऊपर भी दिया है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा और आप समझ पाएंगे कि कैसे पेपर जो हमें आंसर है वो कैसे प्रेजेंट करना है कि जो एग्जामिनर है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए और बहुत ही सीक्वेंस में, बहुत ही वेल प्लान्ड में स्पेसिफिक आंसर्स आपके मिलें। आपको टाइम की शॉर्टेज भी ना पड़े, टाइम मैनेजमेंट भी हो और एक एक आंसर इतना स्पेसिफिक हो कि कहीं भी आप मार्क्स लूज ना कर पाएँ। तो आई विश कि आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आर एनवायरनमेंट होगा और उसके डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट चिल्ड्रन। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी बोर्ड के पेपर्स के साथ और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ प्रैक्टिस कराने की मैं कोशिश करूँगी। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया है या लग रहा है कि कोई सब टॉपिक, कोई टर्म, कोई एरिया जिसमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और ये भी बताइए कि ये वीडियोस आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। मैं इंतज़ार करूँगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट चिल्ड्रन। स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड टर्म रिवीजन सेशन का टॉपिक है आर एनवायरनमेंट, जिसका वेटेज है 5 मार्क्स। इस वीडियो में इस टॉपिक के एक ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे और वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के हर एस्पेक्ट पर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी, और उसके बाद सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चिल्ड्रन, क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम्स के हैं और आंसर्स भी बोर्ड ने जो मार्किंग स्कीम प्रोवाइड की है वहीं से लिए गए हैं, जिससे आप समझ पाएं कि सीबीएसई आपसे कैसे आंसर्स एक्सपेक्ट करता है। मैं अंजलि सारस्वत कोशिश करूंगी कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाए और आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाएं। चलिए शुरू करते हैं आर एनवायरनमेंट सब टॉपिक इको सिस्टम। यहाँ आप एक पिक्चर देख रहे हैं इकोसिस्टम की और दो कंपोनेंट्स देख रहे हैं, नॉन लिविंग एंड लिविंग। लिविंग कंपोनेंट्स को कहते हैं बच्चों बायोटिक कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग को अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक में यानी कि नॉन लिविंग में आप देख रहे हैं सॉइल है, वाटर है एंड सन। लिविंग में ह्यूमन बीइंग, एक्वेटिक लाइफ। तो एक एज अ होल इकोसिस्टम क्या है? It's an interaction between living and non-living and living and living.
प्रॉपर डेफिनेशन को समझ लेते हैं। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, यानी कि लिविंग का लिविंग के साथ रिलेशनशिप और लिविंग का नॉन लिविंग के साथ। व्हाट मेक्स अप इकोसिस्टम? All living things, plants, animals and bacteria, जैसा मैंने आपको बताया, they are called biotic components, whereas non-living things, the sun, rock, soil और भी बहुत कुछ, that is called abiotic components. नेक्स्ट स्लाइड है कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स विथ एग्जांपल्स। कौन कौन से इकोसिस्टम्स नेचर में प्रेजेंट हैं? अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो यू कैन सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, वन इज नेचुरल एंड द अदर इज आर्टिफिशियल और मैन मेड। नेचुरल इकोसिस्टम को अगर क्लासिफाई करें तो उसमें आप देख सकते हैं ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ये सब टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड। और एक्वेटिक में अगर हम देखें तो मैरीन, ओशंस, फ्रेश वाटर में लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, और कोई भी इकोसिस्टम जो छोटे से छोटा होगा वो वाटर सोर्स, वो एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा। नीचे आप देखें आर्टिफिशियल और मैन मेड। आर्टिफिशियल या मैन मेड का मतलब है कि जो इकोसिस्टम्स हमने खुद ने बनाए हैं, जैसे कि एक्वेरियम, तो ये एक्वेटिक है, एक्वेरियम है, क्रॉप फील्ड है। इवन अगर आप एक ग्लास के बॉटल में मनी प्लांट भी लगाते हैं तो उसका भी एक अपना इकोसिस्टम होगा। एक फ्लावर बेड बनाते हैं जमीन में, एक गमले में भी अगर प्लांट लगाते हैं तो वो भी एक माइक्रो इकोसिस्टम होगा और मैन मेड होगा। नेक्स्ट समझते हैं इकोलॉजी क्या है। Ecology is basically the study of the relationships between organisms and their environment and the balances between these relationships. Means logy means study, eco means study of environment. ठीक है, तो रिलेशनशिप किसके बीच में? ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच में, और बैलेंस बिटवीन देयर रिलेशनशिप। यहाँ आप दो चीजें देख रहे हैं, एक ब्लू वर्ड्स में अबायोटिक फैक्टर्स हैं और रेड वर्ड्स में बायोटिक फैक्टर्स हैं। अगर अबायोटिक की बात करें तो देखिए एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड सनलाइट, राइट, एंड एज वेल एज वाटर। वेयर इज रेड वर्ड्स में आपको बायोटिक दिए हुए हैं, इंसेक्ट्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड बर्ड्स, दे ऑल आर बायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ये ऊपर मैंने आपको ईयर दिया है, दिल्ली के पेपर से आए हैं बोर्ड के या आउटसाइड दिल्ली आए हैं, 2017 का क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन के ऊपर उसका ईयर पड़ा हुआ है। क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इसे अभी हम डिटेल में समझ ही चुके हैं, फिर भी प्रॉपर समझ लेते हैं। इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम वेयर बायोटिक एंड अबायोटिक ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज इंटरेक्ट विथ ईच अदर। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब है जो आपस में ही इंटरेक्ट करके और खुद के लिए सर्वाइवल चांसेस इंप्रूव करते हैं। वो खुद से ही एक दूसरे के साथ जुड़कर ही एक बैलेंस बनाकर रखते हैं। एग्जाम्पल्स आपने मैन मेड और नेचुरल इकोसिस्टम के अभी पीछे की स्लाइड में देखे ही थे। पॉन्ड्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए 1 मार्क का क्वेश्चन है। यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो चीजें आपको अंडरलाइन करनी चाहिए किसी आंसर में, वो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दी, या किसी भी कलर से एडिशनल कलर यूज किया है ये बताने के लिए कि जब आप ये आंसर लिखें तो उसमें उस पर्टिकुलर एरिया को अंडरलाइन जरूर कर दें। इतना पढ़ते ही एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 नेचुरल इकोसिस्टम। अभी अभी आपने किए हैं। नेचुरल इकोसिस्टम्स आर लेक, पॉन्ड, और भी लिख सकते हैं, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ठीक है, रिवर, कुछ भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वही लिखें जो इस आंसर की में दिए हैं। वहां जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम आती है बच्चों, उसमें लिखा रहता है कि इसके अगर और ऑप्शंस भी सही हैं और एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं तो वो भी कंसीडर होंगे। ये भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, हाफ ऑफ मार्क फॉर 2 इको सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 2016 का क्वेश्चन है, लिस्ट 2 बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। अभी अभी हमने किया था बायोटिक कंपोनेंट में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर प्लांट्स, एनिमल्स,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर, इवन ह्यूमन बींग्स। जो भी आप चीज लिखें बच्चों टू द पॉइंट लिखें। आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तरीका मालूम होना चाहिए किस तरीके से आपको लिखना है। इसके लिए मैंने एक वीडियो दिया है 10 टिप्स फॉर पेपर प्रेजेंटेशन, उसको आपको बहुत अच्छे से एक बार देख लेना है और समझ लेना है कि किस तरीके से हम इफेक्टिव मैनर में अपना पेपर लिख सकते हैं। नेक्स्ट 2017 का क्वेश्चन है, व्हाई इज लेक कंसीडर्ड टू बी अ नेचुरल इकोसिस्टम। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। ब्लू से मैंने वो एरियाज लिखे हुए हैं जो आपको अंडरलाइन करने हैं कि लेक नेचुरल इकोसिस्टम कंसीडर क्यों होता है। अ लेक इज कंसीडर्ड एज अ नेचुरल इकोसिस्टम एज इट कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। लेक दोनों से ही बना है, बायोटिक से एंड अबायोटिक से। बोथ दीज कंपोनेंट्स इन अ लेक आर इंटरडिपेंडेंट and do not require any human interference for their sustenance। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इनको आपस में ही इंटरेक्ट करके ये अपना बैलेंस रखते हैं, ये इंटरडिपेंडेंट हैं। ये both these components in a lake are interdependent और इनको कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए कि जब हम कुछ अपना करें तब वो सिस्टम सरवाइव करेगा, नहीं। दे डोंट नीड human participation। Next question, why okay, next question is, बच्चों रिपीटिशन होता है क्वेश्चन का, लेकिन थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज बदला हुआ होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर में भी बदलाव करना होता है। 13 का क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, लिस्ट इट्स 2 मेन कंपोनेंट्स। ये ए पार्ट है और बी पार्ट है, वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन्ड रेगुलरली। दूसरा पार्ट कहता है कि हमें पॉन्ड और लेक को क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक्वेरियम अगर आप मेंटेन करते हो तो आपको पता है कि उसकी क्लीनिंग कितनी जरूरी है, अदरवाइज फिशेस मर जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। ये तो रिपीटेड है, बार बार वही डेफिनेशन है। एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स। अंडरलाइन कर दीजिए। एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट, सॉइल, एयर एंड वाटर, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। एन इकोसिस्टम नीड्स ओनली द इनपुट ऑफ सनलाइट फॉर इट्स फंक्शनिंग, केवल सनलाइट चाहिए उसको। 2 मेन कंपोनेंट्स पहले भी हमने डिस्कस कर लिए, अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक में सारे नॉन लिविंग ले लीजिए, वाटर, एयर, टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर। एंड बायोटिक में सारा लिविंग ले लीजिए, प्लांट, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं कि एक्वेरियम को क्लीन करना पड़ता है जबकि पॉन्ड, लेक को क्लीन नहीं करना पड़ता है। इसको समझ लेते हैं। A pond is a self-sufficient और independent unit in nature। मैंने बताया था कि इसमें कोई भी human intervention नहीं चाहिए, self-sufficient है, independent है। It contains all the components of the ecosystem। सारे ecosystem के components present हैं, यानी कि biotic भी present है और abiotic। In this ecosystem, producers hydrophytes trap the solar energy and then provide the basic food or energy for all other life in a pond। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको अंडरलाइन करनी है। इस इकोसिस्टम में सबसे पहले जो लेवल है वो है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर को हम कहते हैं कि हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, पानी में। When the producers and consumers die, अब देखिए कैसे ये बैलेंस कर रहा है, कैसे इनका रिलेशनशिप बना हुआ। जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डाई हो जाते हैं, द डिकम्पोजर्स प्रेजेंट इन द पॉन्ड एक्ट ऑन देयर डेड बॉडीज टू रिटर्न द वेरियस एलिमेंट्स बैक टू द न्यूट्रिएंट पूल। जो डिकम्पोजर्स प्रेजेंट हैं वही इसको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब खा पी के सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देते हैं, वापस न्यूट्रिएंट पूल में चले जाते हैं। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो ये सारी बात किसकी है, पॉन्ड की है, ये पॉन्ड की है बात। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्वेरियम में। हाइड्रोफाइट्स का मतलब है प्लांट्स in water. In an aquarium there are not any producers and nutrient pool to trap solar energy। एक्वेरियम में कोई प्रोड्यूसर नहीं है, न्यूट्रिएंट पूल नहीं है सोलर एनर्जी के लिए ट्रैप करने के लिए। therefore the fishes living in aquarium need to be nourished। तो फिशेस को क्या करना पड़ रहा है, यहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन शुरू हो गया और न्यूट्रिशन प्रोवाइड अलग से हमें करना पड़ रहा है। moreover due to absence of decomposers the excreta of the fishes cannot be decomposed। अब फिशेस
जो वेस्ट निकाल रही हैं वो डिकम्पोज नहीं हो पाता क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, नेचुरली प्रेजेंट डिकम्पोजर्स नहीं है। देयरफॉर द एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन्ड रेगुलरली, इसलिए एक्वेरियम की क्लीनिंग, रेगुलर क्लीनिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 डिकम्पोजर्स ऑपरेटिंग इन एनवायरमेंट। 2 डिकम्पोजर के नाम लिखने हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप अगले टॉपिक के लिए फिर से तैयार हो जाइए, मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट चिल्ड्रन। बाय बाय।